स्वागत दोस्तों आपका शार्प आई एजुकेशन में। हमें पॉलिटिकल साइंस एमपीएससी 1 को हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 8 के पार्ट सेकंड को आज हम लोग को पढ़ना है। आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत चीन ठंडे रिश्ते में गर्मी आने की प्रक्रिया का ब्यौरा दीजिए। गिव द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग इन इंडिया चाइना कोल्ड रिलेशनशिप। समझते हैं इसको। 1962 के युद्ध के बाद लगभग 15 वर्ष तक भारत और चीन का संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहा। चूँकि 1962 में युद्ध होने से कारण दोनों के रिश्तों में 15 वर्षों तक बहुत ही तनाव रहा। 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री वाजपेयी ने चीन का यात्रा की और निराश लौटे, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में श्रीमती गांधी और चीन के प्रधानमंत्री गुआंगफंग के बीच वार्ता के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए आधिकारिक वार्ताएं शुरू हुई। तो 80 के दौरान जो दोनों के बीच जो सीमा विवाद है इसके समाधान के लिए वार्ताएं शुरू हुई और धीरे धीरे जो इनके बीच संबंध थे वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए दिखाई दिए। चीन के प्रधानमंत्री 1987 में भारत आए, इससे दोनों देशों के बीच विचार विमर्श शुरू हुआ और संबंध में गर्मी आई। 1981 से 1986 तक सीमा विवाद के समाधान के लिए अनेक वार्ताएं हुई। 87 में समदोरांग घाटी में चीनी सैनिकों के हस्तक्षेप को चीन ने रोका। 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, फलतः दोनों देशों के बीच मधुर संबंध स्थापित हुए। 1989 में चीन के उप प्रधानमंत्री भारत आए। 1991 में चीन के प्रधानमंत्री भारत आए। 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चीनी यात्रा पर गए। 1996 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए। 1998 में भारत परमाणु परीक्षण पर चीन को तकलीफ हुई, परंतु पुनः मीठे संबंध स्थापित हो गए। तो जब परमाणु परीक्षण भारत ने किया था तो चाइना को भी तकलीफ हुई थी, परंतु उसके बाद संबंध जो है मीठे हो गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति विश्वास जमाने का प्रयास किया। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह 2000 में चीन की यात्रा पर गए और 2002 में चीन के प्रधानमंत्री भारत आए। 2003 में भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री चीनी यात्रा पर गए। इस तरह से दोनों देशों के बीच संबंध सुधरा, व्यापारिक समझौते हुए, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा आदि के क्षेत्रों में सहयोगात्मक संधि हुई, सीमा समस्या के निदान के लिए शांतिपूर्ण वार्ताएं हुई। इस तरह से भारत चीन के संबंध में गर्मी आई और दोनों देशों के बीच नए आयाम प्रारंभ हुए। तो इस तरह से आपने समझा कि अलग अलग समय में दोनों के राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, कभी उप प्रधानमंत्री एक दूसरे के देश में गए और इस तरह से जो पहले जो रिश्ते थे दोनों के बीच जो ठंडे हो गए थे, धीरे धीरे उनमें गर्मी आना शुरू हुई और धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है चाइना भारत के सही होते दिखाई दिए। लेकिन आज के समय मई 2020 में चाइना ने भारत पर विस्तारवादी नीति के तहत पैंगोंग लेक में सैनिक कार्रवाई की थी, जिसके तहत भारत और भारतीय सैनिकों और चाइना सैनिकों में झड़प हुई, जिससे दोनों के बीचों में तनाव आते दिखाई दिए। इसके चलते भारत में कई सैनिकों की जान गई और इसके विपरीत भारत ने भी चाइना की कई सैनिकों को मारा और इसके चलते भारत में चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार व्यापक रूप से किया गया। तो ये आज के समय का हाल फिलहाल है। आज के समय भारत और चाइना के रिश्ते उतने मधुर नहीं दिखाई पड़ते जितना 21वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थे। तो खैर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आज के समय की चर्चा करिए तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना होगा, यानी कि 62 के वॉर से लेकर अब तक जो भी चल रहा है उसकी चीज़ में आपको एक अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। क्योंकि शुरुआत के 15 साल तक तो रिश्ते जो थे वो उतने तनावपूर्ण रहे, उतने अच्छे नहीं थे। उसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के बीच आना जाना हुआ। अलग अलग डेट आप दे दीजिएगा कि कब कब कौन कौन गए। फिर उसके बाद आप 1996 और 1998 के दौरान जब भारत का परमाणु विस्तार हुआ तो उसके तहत चाइना को भी तकलीफ हुई, चूँकि पड़ोसी राष्ट्र था तो उससे भी खतरे बढ़ गए। चाइना को भी खतरे बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद दोनों के संबंध में मधुरता आई, व्यापारिक समझौते हुए, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा में आदान प्रदान हुआ, संयोगात्मक संधियाँ हुई। उसके बाद आप फिर इसके बाद चाहे तो 2020 का भी जिक्र कर सकते हैं अपने आंसर में। अगर उसमें पॉजिटिविटी पूछा है कि एक तरह से आप क्वेश्चन पढ़ते लगता है कि एक पॉजिटिव में डिस्क्राइब करना है तो आपको पॉजिटिव पहलू बतानी होगी। सकारात्मक पूछेगा तो सकारात्मक बताना होगा, नकारात्मक पूछेगा तो आप नकारात्मकता में पूरा जिक्र कर सकते हैं। अगर सकारात्मक पूछेगा तब जिक्र मत करिएगा 2020 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत चीन संबंधों के बीच मौजूदा स्वरूप क्या है, यानी व्हाट इज द करंट फॉर्म ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। तो अब करंट फॉर्म पूछ रहा है, क्या मौजूदा स्वरूप है, तो उनको ये समझते हैं। भारत और चीन के बीच वर्तमान में मधुर संबंध है, इसके निम्नलिखित प्रमाण है। जो रिलेशन है वो आप लोग से पॉजिटिव पूछेगा, नेगेटिव नहीं पूछेगा, तो इसलिए जो ये है इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको, वही आप आंसर में लिखिएगा। तो आइए इसमें समझते हैं कि क्या क्या फॉर्म रहे हैं। तो पहला है, चीन पाकिस्तान द्वारा भारत में चले जा रहे आतंकवाद का विश्व स्तर पर विरोध कर रहा है। तो ये 21वीं शताब्दी के प्रारंभ के दौरान था। तो यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ के दौरान, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ के दौरान चीन पाकिस्तान द्वारा भारत में चलाए जा रहे आतंकवाद का विश्व स्तर पर विरोध कर रहा था। ठीक है, तो ये चूंकि बात हो रही है 21वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान। अगला है, कश्मीर की समस्या पर चाइना ने भारत का पक्ष ले रहा था। तो यहाँ पर आप वही सेम चीज लिखेंगे कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान चाइना ने कश्मीर समस्या पर भारत का पक्ष लिया। अगला है, अब ये सारे पॉइंट आप एज इट इज लिख सकते हैं, जैसे कि तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने पर चीन ने कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। अगला है, चाइना और भारत के बीच मधुर व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए दोनों के बीच। चाइना और भारत के बीच आयात निर्यात चले। अगला है, चाइना और भारत के बीच वैज्ञानिक, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोगात्मक संबंध भी बने। इससे संबंध के समझौते भी क्रियान्वित किए गए, यानी कि साइंटिफिक, टेक्निकल और एजुकेशनल सेक्टर पे एग्रीमेंट साइन हुए, और इन दोनों के बीच इन सेक्टर्स के लिए विभिन्न तकनीकी का आदान प्रदान भी हुआ, चाहे वो साइंटिफिक वे में हो चाहे वो टेक्निकल वे में हो। अगला है, चाइना और भारत ने मिलकर सीमा संबंधी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करने पर सहमत हुए। लेकिन अब के समय थोड़ा मैटर ज़्यादा इसमें गंभीर हो चुका है, लेकिन आप शुरुआत के समय लिख सकते हैं। अगला है, मानवाधिकार के प्रश्न पर चीन भारत का समर्थक है। अगला है, कारगिल युद्ध में चीन ने भारत का समर्थन किया। तो इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान इन दोनों पॉइंट्स में जुड़ जाएगा, और बाकी आप चाहें सेम टू सेम एज इट इज लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीत युद्ध के बाद के दौर में भारत जापान के संबंध में उतार चढ़ाव की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द अप्स एंड डाउन्स इन जापान इंडिया रिलेशन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, यानी कि जापान और भारत के बीच जो संबंध में उतार चढ़ाव आए शीत युद्ध के बाद, इसके बारे में व्याख्या करनी है। आइए इसको समझते हैं। शीत युद्ध के बाद भारत ने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई, फलतः जापान भी भारत की ओर आकर्षित हुआ। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए अपने अपने दरवाजे खोले, और जापान ने भी भारत में पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया। इस शताब्दी की शुरुआत में भारत ने अपने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति, ओपन ट्रेड पॉलिसी अपनाई, जिसके चलते अलग अलग कंपनियां या अलग अलग उद्योगपति बाहरी देशों के भारत में भारी निवेश करने लगे। इसके चलते जापान ने भी भारत में पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया। 1970 में जापान के भारत के साथ कुल व्यापार 70 करोड़ डॉलर का ही था, परंतु धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती गई। 1997 में जापान का भारत में निवेश 4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी सोचिए शुरुआत में 70 करोड़ डॉलर ही था, और 97 तक यह आंकड़ा 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 1998 में भारत के अणु परीक्षण करने के कारण जापान बिगड़ा और भारत का सहयोग देने से रोक दिया। भारत में जापान का प्रत्यक्ष पूंजी निवेश 1993 में मात्र 39 लाख डॉलर का ही था। संबंध सुधार के कारण इसमें वृद्धि हुई। 1997 में जापान का भारत में निवेश लगभग 400 डॉलर हो गया। 21वीं शताब्दी में भारत में पूंजी निवेश करने वाला देशों में जापान 5वां देश हो गया, यानी कि 5वें नंबर वाला देश जापान हो गया जो भारत में पूंजी निवेश कर रहा था। अगला है, भारत को अब परमाणु शक्ति संपन्न देश समझ रहा है जापान, और इसके चलते भारत के साथ मधुर संबंध की स्थापना करने पर विशेष बल दे रहा है। तो अब जो है धीरे धीरे जो भारत की छवि है जापान की नज़रों में वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जापान समझ रहा है पावर की वैल्यू, और भारत चूंकि परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसलिए जापान भी भारत के साथ संबंध सुधारने की लगातार कोशिश कर रहा है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।
और अगर आपको एलएचएस समझ में आता है, आपको कुछ सुधार की ज़रूरत है या आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।